हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट बैक बॉन्डिंग और अब हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, क्वेश्चन आते रहते हैं। पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बोला जैसा कि ठीक है। ये डाइमर पॉलीमराइजेशन का कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। याद करिए, जहां पर किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनाता था? डाइमर बनाता था। याद आ रहा होगा कुछ, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोगों ने निकाला था तो CH3 के साथ कंबाइन हो जाता था, CF3 के साथ कंबाइन हो जाता था। ऐसा कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में जो हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था, दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पेशल बॉन्ड, है ना। इसको हम लोग स्पेशल बॉन्ड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जनरली नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हर जगह पर। ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल वापस से बॉन्डिंग हो जाए तो वो बैक बॉन्डिंग था। अब ये डाइमर पॉलीमर की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है। पहली बात, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि डाइमर पॉलीमर का फॉर्मेशन, ऑक्टेट कंप्लीशन वगैरह वगैरह इन सब चीजों के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात माइंड में क्लियर रख लें, है ना। डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेट कंप्लीशन। पहली बात, हो जाए कंप्लीट तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा हो रहा होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीटेड है, फिर भी वो डाइमर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीशन से कोई लेना देना नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, डाइमर पॉलीमर बनाते वक्त क्या होगा कि बेटा जैसे ही डाइमराइज होगा या पॉलीमराइज होगा, कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनेंगे। सारा खेल एक्स्ट्रा बॉन्ड्स का है ना। हमने केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि बॉन्ड्स बनने के साथ कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो दो मोनोमर्स जब आपस में जुड़ेंगे या कई सारे मोनोमर्स जब आपस में जुड़ेंगे तो आपस में जुड़ने के लिए उन्हें बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो हर बॉन्ड बनने के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और वो रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसकी वजह से मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और उसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, डाइमर पॉलीमर। ठीक है। अब सुने ध्यान से, जो भी बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। समझते जाएं, इसको लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटे यहां पर, तो हमारे सिलेबस में जब हम डाइमर पॉलीमर की बात करते हैं, ठीक है, तो देखें हमारे सिलेबस में डाइमर या पॉलीमर, स्पेशली हम लोग डाइमर के रिस्पेक्ट में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारे सिलेबस में डाइमर या पॉलीमर जनरली दो टाइप से बनेंगे, तो अभी मैं डाइमर के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं आपको। ठीक है। क्योंकि पॉलीमर बहुत लिमिटेड केसेस में यूज आएगा। ठीक। देखें, डाइमर दो तरह से बन रहे होंगे, या तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, सुनना मेरी बात, किससे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। ठीक है। या फिर वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करके। कैसे कैसे बनेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से या वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करके। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनेगा, है ना। इसको अभी भूल जाए, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा याद रख लें कि डाइमर का फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में दो तरीके से होगा। कौन कौन से दो तरीकों से होगा? एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। किसके लिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। और दूसरा वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू। सबसे पहली बात ये, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान सुनना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, डाइमर दिया होगा एक, आपको पहचानना पड़ेगा देख के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन डाइमर फॉर्मेशन, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वेकेंट ऑर्बिटल इज यूज्ड इन डाइमर फॉर्मेशन। ये पहला क्वेश्चन टाइप जो बनता है। ठीक है ना। तो हमारे को ये क्लियर होना चाहिए कि डाइमर का फॉर्मेशन दो तरीके से, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, जो कि हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और एक वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है। तो हम वेकेंट ऑर्बिटल वाले केसेस पढ़ेंगे, बट मैं दोनों में समझा रहा हूं। सपोज आपको एग्जाम में एक मॉलिक्यूल दिया है ना, ऑप्शन दिया C2H6, आपसे पूछा क्या ये डाइमर है या नहीं है? बताइए, क्या ये डाइमर है या नहीं है? ठीक है। क्या आप इसको डाइमर के फॉर्म में लिख सकते हैं, होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसका डाइमर बन जाएगा? CH3 का डाइमर बन जाएगा। ठीक है। अब ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है। ये करना आना चाहिए। जैसे सपोज आपको बोल दिया N2O4 है, क्या ये किसी का डाइमर हो सकता है? यस, है ना। आप तो प्रिटेंड कर लो कि ये डाइमर है। किसका डाइमर बन सकता है? ये NO2 का डाइमर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। आपको बोल दिया Cl2O6 है, क्या ये किसी का डाइमर हो सकता है? यस, इट कैन बी अ डाइमर। किसका डाइमर हो जाएगा? ClO3 का डाइमर हो सकता है। ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा? इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इस पूरे टॉपिक का रहेगा, B2H6 डाइबोरेन, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना। ये किसका डाइमर बन सकता है? BH3 का डाइमर बन सकता है। आ रही बात समझ में? तो आपको पहले तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ऊपर वाले जो दिए हैं, ठीक है ना,
और या नीचे वाला दे दे तब तो काम ही खत्म है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने डाइमर फॉर्म दिखा रखा है। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देगा, एग्जाम में आपको ऊपर वाला ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइमर फॉर्मेशन, ये वो है ना, वेकेंट ऑर्बिटल इज यूज्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, तो आपको इस तरह से ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे पहचानेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज्ड है या वेकेंट ऑर्बिटल। मैंने आपको बोला इस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, बट अनपेयर्ड का केस कैसे पहचानना है, पहचानना तो आना चाहिए ना, है ना। तो कैसे पहचानेंगे वो देखें। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म में किसको लिया बेटा, C2H6 को। क्या ये किसी का डाइमर है? यस। किसका डाइमर है? CH3 का डाइमर है। CH3 का अगर ये डाइमर है तो ये जो मोनोमर है ना CH3, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोचिए क्या बनेगा। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। ठीक है ना, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बस हमें इलेक्ट्रॉन्स देखना है कि अनपेयर्ड है या नहीं है। हाइड्रोजन कितने आ रहे बेटा? 3। सिर्फ मोनोमर देखिएगा, है ना, क्योंकि वो मोनोमर जुड़ के डाइमर बनाएंगे। ठीक है, तो मोनोमर यूनिट देखें, C2H6 की मोनोमर यूनिट क्या है बेटा? CH3। कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आ रहे 3। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, ये CH3 बन गया। क्या CH3 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और अगर CH3 ने CH3 से मिलकर C2H6 बनाया तो क्यों बनाया होगा? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। इसका मतलब है CH3 के पास अनपेयर्ड था, तो आपसे पूछा जाए कि इन C2H6 ड्यूरिंग डाइमराइजेशन विच फेनोमेना अकर्स, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वेकेंट ऑर्बिटल इज यूज। तो बेटा यहां पर पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। आ गई बात समझ में? चलिए, जैसे एग्जांपल लिया Cl2O6, इमेजिन करिए मोनोमर यूनिट क्या है? Cl O3। मोनोमर पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। Cl O3, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। सब लोग जानते हैं ना, हैलोजन फैमिली का मेंबर है। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं बेटा? 3 ऑक्सीजन। कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन इन दो से पेयरिंग करेगा, एक ऑक्सीजन इन दो से पेयरिंग करेगा, एक ऑक्सीजन इन दो से पेयरिंग करेगा, एक क्या बच जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ClO3 ने जब डाइमर बनाया तो कैसे बनाया? अनपेयर्ड से या वेकेंट से? अनपेयर्ड से। दिख रहा है अनपेयर्ड। आगे बात समझ में? तो ऐसे तो आप पहचान जाओगे मोनोमर यूनिट्स को देख के कि कहां पर अनपेयर्ड का यूज हुआ है, कहां वेकेंट का यूज हुआ है। जैसे दो तो मैंने अनपेयर्ड के एग्जांपल बता दी, अब इसको देखो, ये वेकेंट का एग्जांपल है। कैसे पहचानेंगे? मोनोमर यूनिट पे फोकस करेंगे। BH3। बोरोन, बोरॉन के बारे में बताइए। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3। ठीक है ना, बोरॉन फैमिली ग्रुप 13, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं मोनोमर यूनिट में? 3। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड? सिंगल। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड? सिंगल। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड? सिंगल। अब आप देखो BH3 का ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर भी क्या BH3 ने B2H6 बनाया है? यस। इसने डाइमर बनाया है? यस। तो डाइमर कैसे बना होगा? अनपेयर्ड तो है नहीं। डाइमर जनरली दो ही तरीके से बनते हैं, या तो अनपेयर्ड से या वेकेंट से। तो आप बताइए अनपेयर्ड है क्या इसके पास? नहीं है। मतलब इसने क्या यूज करा होगा? वेकेंट ऑर्बिटल यूज करा होगा। तो ये पिक्चराइजेशन दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें, है ना। हम ये एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, हम वेकेंट वाले एग्जांपल देखेंगे, इस टाइप के एग्जांपल देखेंगे इस पूरे टॉपिक में। लेकिन ये क्लियर रखें माइंड में कि डाइमर का फॉर्मेशन, पॉलीमर का फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में जनरली दो टाइप से होगा, या तो अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए या वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू। अनपेयर्ड वाले केसेस कैसे पता चलेगा, या वेकेंट वाला केसेस कैसे पता चलेगा? मोनोमर यूनिट देखनी है, मोनोमर यूनिट देखनी है, मोनोमर यूनिट देखनी है। मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाओ, अगर अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड से बनेगा, और अगर मोनोमर यूनिट में देखो अनपेयर्ड नहीं है तो वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये तो हमने कंडीशन समझ ली। मैं फिर से बोल रहा हूं, अनपेयर्ड पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। हाँ, लास्ट में इसकी थोड़ी सी कंडीशन मैंने ली है टॉपिक में, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो उसमें घबराए नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बॉन्ड होगा, ध्यान से सुनो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो डाइमर होगा, वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों बोला? ध्यान से सुनो, एक ClO3 का मोनोमर यूनिट है, दूसरा ClO3 का मोनोमर यूनिट है। बेटा दोनों ने अपने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए डाइमर बनाया। ये डाइमर वाला बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और कितने सेंट्रल एटम है बेटा इस पूरे बॉन्ड में? 2। तो इसको बोलेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और कुछ नहीं होता, जो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हटा रहा हूं, वापस से डाइमर और वेकेंट ऑर्बिटल पे आ रहे हैं, देखिएगा।
चलिए बेटा, है ना। तो यहां पर हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि हमारे सिलेबस में जो डाइमर का फॉर्मेशन होगा जनरली वो दो तरीके से होगा। कैसे कैसे होगा? एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। और दूसरे टाइप का जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा। और वेकेंट ऑर्बिटल में ध्यान से सुनिएगा, वेकेंट ऑर्बिटल का जब यूज आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल में दो टाइप के बॉन्ड हमारे पास आ जाएंगे। एक तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा आ जाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। अब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है ना। हम लोग मेनली जो डिस्कशन करने वाले हैं वो वेकेंट ऑर्बिटल पे करने वाले, मैंने आपको ऑलरेडी बोला। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। वेकेंट ऑर्बिटल का यूज होगा डाइमर में, सुनते जाना ध्यान से। वेकेंट ऑर्बिटल का यूज होगा डाइमर में। कैसे निकालना है वो मोनोमर से पता चल जाएगा। मोनोमर में अगर अनपेयर्ड है तो ये, अगर मोनोमर में अनपेयर्ड नहीं है तो उसने पक्का है कि डाइमर बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए किसका यूज करा होगा? वेकेंट ऑर्बिटल का। और अगर वेकेंट ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आया है तो या तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। सुनेगा मेरी बात। इन दोनों ही बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड। पर यहां पर जो ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है उसको एक और नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है बनाना बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है? बनाना बॉन्ड। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जब भी वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करके डाइमर या पॉलीमर बनेगा, उस टाइप के स्पेशल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ब्रिज बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड। लेकिन ब्रिज बॉन्ड में यहां पर इसका स्पेशल नाम क्या है बेटा? बनाना बॉन्ड। और इस टाइप के ब्रिज बॉन्ड में यूज आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। किसका यूज आएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए होता है? लोन पेयर। कंडीशन देखिएगा, 3 एटम से 3 सेंटर, 3 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। 3 एटम्स है, 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहां तीनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आएगा? 2 का। यहां 3 एटम्स के बीच में कितनों का इन्वॉल्वमेंट आएगा? 4 का। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए? यस, वो लोन पेयर की वजह से है। और लोन पेयर इन्वॉल्व होने की वजह से क्या बन जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर एज वेल एज वेकेंट ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, इसको भी ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। बनाना बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखेंगे। आगे सुनिए, हमें बहुत सारे इसके आंसर एग्जाम में क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो आपने बस मोनोमर पहचानना है कि मोनोमर ये है या ये है। अगर ये वाला मोनोमर है तो ये बॉन्ड कहां बनेगा, ये बॉन्ड कहां बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जब भी साइड एटम, सुनना मेरी बात, क्या साइड एटम में कौन दिख जाए? हाइड्रोजन। या साइड एटम में कौन दिख जाए? एल्काइल। कौन कौन दिख जाए? हाइड्रोजन या एल्काइल। मैंने यहां मिथाइल लिया, इथाइल वगैरह भी दिया जा सकता है। जनरली जब भी वेकेंट ऑर्बिटल वाले बॉन्ड में, ब्रिज बॉन्ड में साइड एटम में हाइड्रोजन या एल्काइल होगा, वो पक्का है कौन से टाइप का ब्रिज बॉन्ड बनेगा बेटा? बनाना बॉन्ड टाइप का ब्रिज बॉन्ड बनेगा। और जब भी वेकेंट ऑर्बिटल वाले केस में, ब्रिज बॉन्डिंग वाले केस में हमारे पास साइड एटम में क्लोरीन होगा। कौन होगा? क्लोरीन होगा। कौन होगा? क्लोरीन। और दूसरे हेलोजन भी आ सकते हैं बट मेनली क्लोरीन यूज होता है। तो जब भी साइड एटम में क्लोरीन आ जाएगा या हेलोजन आ जाएगा, तो अब एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है? नहीं। क्या एल्काइल के पास लोन पेयर होता है? नहीं। पर क्या क्लोरीन, ब्रोमीन इनके पास लोन पेयर है? यस। मतलब ये जो ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे वो कौन से टाइप का बनाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बनाएंगे। तो एक बात क्लियर कर लें, हमारे सिलेबस में डाइमर, पॉलीमर दो तरीके से बनेंगे। क्या? एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जिसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा, ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, लास्ट में एक बार और बता दूंगा। ये हमें मेनली पढ़ना है वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल से बनने वाले डाइमर, पॉलीमर में ब्रिज बॉन्ड का यूज आएगा। किसका यूज आएगा? ब्रिज बॉन्ड का। वेकेंट ऑर्बिटल है मतलब ब्रिज बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। अब ब्रिज बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले ब्रिज बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले ब्रिज बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज आएगा। पता कैसे चलेगा? डायरेक्ट एग्जांपल देख के बता सकते हो। अगर वेकेंट ऑर्बिटल वाला केस आया है डाइमर, पॉलीमर का, अगर साइड एटम में हाइड्रोजन या CH3 है, इसका मतलब है वहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। और अगर साइड एटम में हेलोजन है या स्पेशली क्लोरीन है तो वो क्या बनाएगा बेटा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड। ठीक है। अब सुने, आगे की कंडीशन कुछ बता रहा हूं, ये क्लियर रखें। ठीक है। अब देखो, जब भी डाइमर बनेगा, दो तरह की चीजें बनानी है, डाइमर और पॉलीमर। क्या बनाना है? डाइमर और पॉलीमर। इसको माइंड में फिट करते जाइए क्योंकि इसी से हम पूरा टॉपिक करते जाएंगे। आगे मैं बार बार हर चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है। डाइमर, पॉलीमर, एक बात समझे। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं B2H6। क्या एग्जांपल लिया बेटा मैंने? B2H6। सुनना, B2H6 तो डाइमर है, इसका मोनोमर यूनिट क्या बनेगा? BH3 है ना, ये मोनोमर यूनिट है। अब देखो, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर बनाया आपने,
BH3 ये बन गया। क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? नहीं। मतलब इसने किसका यूज करा होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल का यूज होके अगर डाइमर बना होगा तो दो तरह के बॉन्ड आएंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? एक बात बताओ, कैसे पहचानेंगे? यहां साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। अगर साइड एटम हाइड्रोजन आया तो पक्का है कौन सा बॉन्ड बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। ये तो आपने डायरेक्ट एग्जाम्पल देख के बता दिया है ना। अब सुने एक और बात, इस मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए मुझे, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। क्या बोरॉन के पास अभी भी एक खाली डब्बा है? बोलिए, क्या बोरॉन के पास अभी भी एक खाली डब्बा है? यस, है ना। तो क्या होगा, ये जो BH3 है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये यहां बना दे रहा हूं, ये BH3, ठीक है ना, ये BH3 है। बोरॉन के पास एक खाली डब्बा है, डाइमर बनाने के लिए दूसरा BH3 आएगा, दूसरा BH3 आएगा। सपोज ये एक और BH3 आ गया है ना, अभी मैं एक टेंटेटिव चीज समझा रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये। BH3 आ गया। अब अगर इससे डाइमर बनाना है, इसे डाइमर बनाना है, तो दोनों अपने क्या यूज करेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करके ये डाइमर बना लेंगे, ठीक है। अब डाइमर बनाने में इसने जो पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, उसके बाद इसने एक और डब्बा यूज कर लिया, तो वो डब्बा भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो जब भी डाइमर बनेगा, सुनना मेरी बात, जब भी डाइमर बनेगा, सिंगल मोनोमर की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जब भी डाइमर बनेगा, मोनोमर को कितना एक्स्ट्रा डब्बा इन्वॉल्व करना पड़ेगा? एक डब्बा है। एक डब्बा अगर किसी के पास खाली है तो वो डाइमर बना सकता है। क्या बोला मैंने? एक डब्बा अगर किसी के पास खाली है तो वो क्या बना सकता है? डाइमर। और अगर 2 डब्बे किसी के पास खाली हो तो वो क्या बना पाएगा? पॉलीमर। सुनना, एक डब्बा खाली है तो एक एक डब्बे आपस में इन्वॉल्व हो गए। अब इसके पास यहां अगर एक और BH3 आ जाए तो उस BH3 और इस BH3 में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अब इसके पास एक डब्बा खाली नहीं है। तो जब भी एक मोनोमर के पास एक डब्बा खाली होगा तो वो केवल एक ही यूनिट से जुड़ पाएगा। तो डाइमर बनाने में कितना वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व आएगा? एक। और इसी वजह से जो मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन है और जो पॉलीमर, जो डाइमर का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा बाय अ यूनिट ऑफ 1, क्योंकि एक और डब्बा आ जाएगा। ये +1 मतलब एक और डब्बा आ जाएगा। तो sp2 से बढ़कर क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। आगे बात समझ में? चलिए पॉलीमर पे आ रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। पॉलीमर, एक एग्जांपल ले रहे, BeCl2 है ना, N, BeCl2N। ये मोनोमर दे रखा है आपको, BeCl2, ठीक है। अब सुने, देखें, पहले मोनोमर का स्ट्रक्चर बना लो। बेरिलियम क्लोराइड में, बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। यहां पर आ गया एक Cl, यहां पर आ गया एक Cl। क्या बेरिलियम के पास अब कोई खाली डब्बा, वेकेंट ऑर्बिटल के अलावा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं? 2 तरह से डाइमर बनते हैं, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और एक वेकेंट ऑर्बिटल। क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, है ना। मोनोमर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये किसका यूज कर रहा होगा? वेकेंट ऑर्बिटल का। और वेकेंट ऑर्बिटल का जब भी यूज होगा तो डाइमर या पॉलीमर में ब्रिज बॉन्डिंग होगी। ब्रिज बॉन्डिंग में 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, इस केस में साइड एटम कौन है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? यस। इसका मतलब है ये क्या बनाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये फिक्स हो गया, ये अपने को पता चल गया डायरेक्टली। अब एक बात देखें, BeCl2 का जो मोनोमर यूनिट है, BeCl2 का जो मोनोमर यूनिट है, इस मोनोमर यूनिट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। क्या होता है? sp। ये मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। क्या BeCl2 में बेरिलियम के पास 2 डब्बे खाली बचते हैं बेटा? यस। और अगर 2 डब्बे खाली बचते हैं तो अगर सपोज यहां पर एक और BeCl2 का यूनिट आ जाए, एक और BeCl2 का यूनिट आ जाए, तो ये अपना एक डब्बा और ये अपना एक डब्बा यूज करके आपस में डाइमराइज हो गए, ठीक है। पर क्या अभी इसके पास एक डब्बा और इसके पास एक और डब्बा है? यस। तो ये इधर वाले BeCl2 के साथ ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा और ये उधर वाले BeCl2 के साथ ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा, मतलब एक लंबी चेन बन जाएगी। और लंबी चेन बनने का मतलब है क्या बन जाएगा? पॉलीमर। तो बेटा डाइमर बनाने के लिए कितना डब्बा इन्वॉल्व हुआ था? एक। और अगर सिंगल यूनिट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो पॉलीमर बनाने के लिए उसको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 2। इसीलिए अगर मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन sp था तो बेटा अब 2 डब्बे पॉलीमर जब बनेगा, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 से इंक्रीज हो जाएगा। sp से क्या बन जाएगा? sp3। तो ध्यान से सुने, जब भी किसी के पास, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वेकेंट ऑर्बिटल में अगर किसी मोनोमर में एक वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या बना सकता है? डाइमर। और किसी में अगर एक से ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या बना सकता है? पॉलीमर, ठीक है। एक वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करके डाइमर बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज गेट इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 1।
और जब भी पॉलीमर बनेगा दो वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व में आएंगे सिंगल मोनोमर के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन विल गेट इंक्रीज बाय अ वैल्यू ऑफ 2। तो ये कुछ एक जनरल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं जिसके थ्रू हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं वो समझते जाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल माइंड में फिट कर ले। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सिलेबस में डाइमर दो तरीके से बनेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वेकेंट ऑर्बिटल से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वाला केस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या था बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से बोला मैंने, लास्ट में बताऊंगा थोड़ा सा इसका एग्जांपल। हम मेनली यहां पर पढ़ेंगे अबाउट वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल का यूज होकर जब भी डाइमर या पॉलीमर बनेगा वो ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिज बॉन्ड। अब ब्रिज बॉन्ड दो तरह के बनेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले ब्रिज बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले ब्रिज बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज आएगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां है पहचानने की कोशिश करें तो जब भी साइड एटम में हाइड्रोजन दिख जाए, क्या दिख जाए, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब भी साइड एटम में हेलोजन आ जाए, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह वगैरह, तो क्या बनेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। डाइमर जब भी बनेगा तो एक मोनोमर के पास कितना डब्बा खाली होना चाहिए, 1, है ना। डाइमर में हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आएगा पर मोनोमर यूनिट, और पॉलीमर में एक मोनोमर यूनिट के कितने वेकेंट ऑर्बिटल यूज आएंगे, 2। तो इसीलिए इन केस ऑफ डाइमर हाइब्रिडाइजेशन गेट्स इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 1 एंड इन केस ऑफ पॉलीमर हाइब्रिडाइजेशन गेट्स इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे मूव कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चालू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल बनाना बॉन्ड का, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला है ना बनाना बॉन्ड को। देखें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड मतलब यहां पर साइड एटम में आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल माइंड में क्लियर रख ले। ठीक है, पहला एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से सुने मेरी बात। एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे, मैंने बोला कि सारे ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये हो जाए, उसके बाद जब मैं हेडिंग लिखाऊंगा ग्रुप 13, तब से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको ग्रुप 13 में ये मिलेगा डाइबोरेन, साथ ही साथ एल्यूमिनियम का भी स्ट्रक्चर मिलेगा Al2Cl6, है ना। ज्यादा डाइमर हमारे सिलेबस में दिए नहीं है, डाइमर पॉलीमर, बट उनका जहां पर भी जिसका कुछ मेंशन है वो आपको मिलेगा। बट डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको 2 के ही मिलेंगे, एक तो B2S6 और एक Al2Cl6, दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। B2S6 देखें, डाइबोरेन, ठीक है। इसका मोनोमर यूनिट सोचिए क्या बनेगा, मोनोमर यूनिट, हमेशा मोनोमर यूनिट से चलेंगे, है ना। BH3 होल ट्वाइस, ये इसका मोनोमर यूनिट है। ठीक है, अब एक बात सुन लो, इस मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाए पहले तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या चेक करना है, अभी हमें पता है कि ये सब वेकेंट ऑर्बिटल वाले ही केस पढ़ा रहा हूं मैं, बट हम चेक करना सीख रहे हैं ना। 1-2 जगह मैं बता दे रहा हूं, बाकी जगह आप डायरेक्टली समझ जाएंगे। बेटा इसके पास ये मोनोमर यूनिट है, क्या इस मोनोमर यूनिट के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इसका मतलब है जब ये डाइमर बना रहा है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी डाइमर बना रहा है, तो किसके थ्रू डाइमर बना रहा होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर वेकेंट ऑर्बिटल आए तो 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे पहचानेंगे? साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो कैसा बनेगा बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इतना समझ में आ गया? यस। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस मोनोमर यूनिट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो जब ये डाइमर बनाएगा, इसके पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो ये डाइमर ही बना सकता है, क्योंकि डाइमर में एक वेकेंट ऑर्बिटल यूज होता है। तो अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल है तो डाइमर बनाएगा, और डाइमर बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बढ़कर 1 से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3। आ रही बात समझ में? जो इसका डाइमर बनेगा B2S6, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। चेक कर रहे हैं, चलिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा। बोरॉन, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक BH3 यूनिट बना दिया। क्या बना दिया, एक BH3 यूनिट। ध्यान से देखना, इसमें ये जो मैं डॉट से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझा रहा हूं पूरा, डॉट से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सेंट्रल एटम बोरॉन के। और जो क्रॉस से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के। आगे बात समझ में? ये एक BH3 यूनिट हो गया। दूसरा BH3 यूनिट देखें, दूसरा BH3 यूनिट देखें कैसा बनेगा, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये बन गया, ये दूसरा BH3 यूनिट बन गया। इस BH3 यूनिट के अगेन आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास 1 2 3। ठीक है, ये बन गया 2 BH3 के मोनोमर यूनिट। अब एक बात बताओ, क्या इस बोरॉन के पास एक खाली डब्बा है या नहीं है? है।
और क्या इस बोरॉन के पास भी एक खाली डब्बा है या नहीं है? खाली डब्बा यूज करके, एक एक खाली डब्बा यूज करके क्या बना सकते हैं? डाइमर। ठीक है, डाइमर क्यों बना रहे हैं? मैंने बोला एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये डाइमर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें एक खास बात देखें, यहां पर ये बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल है, सपोज मैंने इस डॉटेड लाइन से बना दिया ब्लू कलर की। ठीक है, इस बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसको मैंने बना दिया। ठीक है, अब एक बात समझना, ये दोनों यूनिट्स, दोनों BH3 और BH3 आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? ये हाइड्रोजन के थ्रू दोनों सेंट्रल एटम जुड़ेंगे, तो ये हाइड्रोजन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल या मोनोमर यूनिट के सेंट्रल एटम को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग हाइड्रोजन, HB, है ना, सबस्क्रिप्ट में B लिखा है, HB मतलब ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को देखो, क्या ये हाइड्रोजन भी दोनों मोनोमर्स के सेंट्रल एटम्स को, यूनिट्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है बेटा? यस। और अगर ज्वाइन करने का काम कर रहा है मतलब ये ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, यहां पर इन दोनों के बीच में देखो, बी और एच के बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यस। यहां बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं बेटा, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के लिए उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए। और यहां पर हम बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ। यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना? वैसे ही यहां पर देखें, इस BH में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन इस B और H के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो चलेगा, है ना, पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या करते हैं? जुगाड़ देखिए क्या करेंगे। यहां पर इस हाइड्रोजन को इस बोरॉन से बॉन्ड बनाना है, तो ये हाइड्रोजन ने क्या तरीका अपनाया? इसके पास यहां जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन उसने हटा दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इन दो में से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, है ना, मैं इरेज करके बता रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक केस डिटेल में बता रहा हूं। दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो यही रहने दी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उठा के यहां रख दी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, सुनिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यस। क्या बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है? यस। तो वो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं था, बोरॉन के पास तो डब्बा खाली है, डॉटेड लाइन क्या बता रहा है? बोरॉन का खाली डब्बा। लेकिन हाइड्रोजन के पास अगर लोन पेयर होता तो दे देता, लोन पेयर है नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसने क्या करा? इसको इससे भी बॉन्ड बनाना था, तो इसने क्या करा? यहां का कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के यहां रख दिया, जिससे इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, इसके साथ भी शेयरिंग हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करते रहते, घूमते रहते। सेम कंडीशन हियर, देखो, इस बोरॉन के पास ये डॉटेड लाइन, इस बोरॉन का खाली डब्बा है। क्या हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर है क्या? नहीं, लोन पेयर होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता। अब इसको, इस हाइड्रोजन को इस बोरॉन से बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसने क्या किया? इसने यहां की जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे, दो में से एक इलेक्ट्रॉन को यहां रहने दिया और एक की डेंसिटी उठा के यहां रख दी। इस तरह से इस हाइड्रोजन ने इस बोरॉन और इस बोरॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख के क्या बना दिया बेटा? ब्रिज बना दिया। अब एक कंडीशन समझे यहां पर ध्यान से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इस हाइड्रोजन ने, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन ने जिन दो सेंट्रल एटम को ज्वाइन किया उनको देखें जरा, ये जो केस बन रहा है, इसको ध्यान से देखें। बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, तीन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ब्रिज बॉन्ड में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड, पर उसका स्पेशल नाम क्या होता है? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। इसी तरीके से यहां पर भी ध्यान दें, बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये हाइड्रोजन भी तो इन दोनों बोरॉन के बीच में ब्रिज बना रहा है, तो इसको भी देख लो, ये लिया, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन अभी दिखाया आपको, हाइड्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, तीन एटम्स है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या आ रहा है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर वाला भी ब्रिज बॉन्ड, नीचे वाला भी ब्रिज बॉन्ड। कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं? 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, है ना। और ये जो साइड वाला बॉन्ड है, बोरॉन, हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। कितने एटम्स के बीच में? 2 एटम्स के बीच में, बोरॉन और हाइड्रोजन, 2 एटम, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्मिनल बॉन्ड है ना, ऐसे एटम को, जो साइड वाले हाइड्रोजन है ना, जो ब्रिज बनाने में काम नहीं आ रहे हैं,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। बीच वाले हाइड्रोजन को ब्रिज हाइड्रोजन और साइड वाले हाइड्रोजन को टर्मिनल एटम या टर्मिनल हाइड्रोजन। बेटा बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आगे सुने, ये जो कंडीशन आपको समझाइए इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, देखिएगा ये आ गया। ठीक है, यहां पर आप देखो बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है ना, ये वाला पोर्शन BHB और BHB, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, ये X लिखा है, Y लिखा है, वो सब दूसरी चीजें हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरह से शेयरिंग हुई है कुछ। ठीक है, अब आप देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये भी है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये भी है, ये पूरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं? इसका जो शेप आप देखेंगे है ना, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये जो शेप बन रहा है ना, ऊपर वाला ब्लू या ग्रीन, ये कैसा दिख रहा है बेटा? बनाना टाइप का दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ और खास बातें इसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताइए। ये साइड वाला 2 सेंटर, साइड वाला 2 सेंटर, साइड वाला 2 सेंटर, साइड वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 4। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने है बेटा? 2। ये भी ब्रिज बॉन्ड दोनों बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन। बेटा मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन याद करिए, BH3 जो इसका मोनोमर था, इस मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। और अभी क्या बना है? डाइमर। डाइमर में कितना एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आएगा? 1, है ना, पर मोनोमर 1 ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो sp2 से बढ़कर क्या हो जाएगा? sp3। आप देखो इस बोरॉन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रखे, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा बात, ऑक्टेट के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ऑक्टेट के बारे में, है ना। मैंने बोला वैसे तो डाइमर पॉलीमर ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए नहीं होता, बट फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकंप्लीट है, ताकि लुईस एसिड बेस कैसे काम कर सके। अब देखो इस बोरॉन के रिस्पेक्ट में चेक करिए, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, 3 4 5 6। बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 की है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट अभी क्या है बेटा? इनकंप्लीट। और अगर इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ले सकता है, इसका मतलब दिस कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, है ना। तो ये B2H6 एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसमें भी और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बताइए प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? बताइए प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? नॉन प्लेनर। sp3 टेट्राहेड्रल, अपन जानते हैं टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। तो ये कुछ खास बातें जिसको आप नोट कर लेंगे। अब दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनके कंटेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, पहले ये इसको नोट कर लें आप। अब देखिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, है ना, ये तो ब्रिज हाइड्रोजन के बारे में बात हो गई, टर्मिनल हाइड्रोजन के बारे में बात हो गई। अब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, ये जो बता रहा हूं बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाकी जगह भी जो आगे भी डाइमर पॉलीमर बनेंगे, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है, ट्रेंड होता है, वो इसी के जैसा फॉलो होगा बाकी जगह भी। ठीक है ना, तो इसीलिए एक को ध्यान रख ले, बाकी सब ऑटोमेटिकली वैसे ही आएंगे। देखिए क्या कंडीशन है बेटा, सबसे पहले अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं, बॉन्ड एंगल। ये एंगल क्या है? अल्फा, और ये एंगल क्या है? बीटा। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक ब्रिज वाला और एक टर्मिनल वाला एंगल, है ना। बोरॉन ब्रिज, बोरॉन ब्रिज, ठीक है। टर्मिनल बोरॉन टर्मिनल, ये आ गया, हाइड्रोजन है ना, ठीक है। अब देखो बॉन्ड एंगल के फैक्टर से बात करिए। बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले क्या देखते थे? हाइब्रिडाइजेशन। अब बोरॉन ही तो है सेंट्रल एटम, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो वही है बोरॉन की, दोनों जगह पर। फिर क्या देखते थे हाइब्रिडाइजेशन के बाद? बताइए नंबर ऑफ लोन पेयर है नहीं, ठीक है। फिर क्या देखते थे? क्या देखते थे? सेंट्रल एटम नहीं। पहले क्या देखते थे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या देखते थे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या देखते थे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब सुनिए, यहां पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है? एक एक, ठीक है। ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये एंगल जनरेट होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये। और इधर दो दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तब जाके ये एंगल जनरेट होगा। अब आप बताओ, एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा या दो दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा? दो दो का। और अगर ये रिपल्शन ज्यादा है दो दो का, तो ये एंगल ज्यादा खुलेगा, और ये एंगल ज्यादा खुलेगा, मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा।
तो ध्यान सुन ले, जो टर्मिनल वाला एंगल होगा वो ब्रिज वाले एंगल से, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मत देखना, टर्मिनल और ब्रिज के ये जो एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये कैसे मिल रहे होंगे बेटा? ब्रिज वाला एंगल जो है वो, टर्मिनल वाला जो एंगल है वो बड़ा, और ब्रिज वाला एंगल क्या मिल रहा है? छोटा। तो अल्फा बीटा का जब भी कंपेरिजन आएगा, बीटा ग्रेटर और अल्फा स्मॉलर, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड लेंथ पे आते हैं, एक्स और वाई। ये रहा एक्स, ये जो ब्रिज वाली जो लेंथ है इसको बोला है एक्स, बोरॉन और ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है ना। और वाई किसको बोला है? बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन, है ना। वाई किसको बोला है? बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन। सुनना, तो बी एच बी और बी एच टी, इसको कंपेयर करें। बी एच बी को क्या बोला? एक्स, बी एच टी को क्या बोला? वाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ के लिए फैक्टर्स बताए थे आपको। पहला फैक्टर होता था शेल नंबर। बेटा बोरॉन और हाइड्रोजन का जो शेल नंबर यहां है, वही तो बोरॉन और हाइड्रोजन का शेल नंबर यहां भी होगा, ठीक है। शेल नंबर सेम है। शेल नंबर के बाद क्या देखते थे? बॉन्ड ऑर्डर। बताइए, यहां पर बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? एक। मतलब बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल हाफ, है ना। एक, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सिंगल बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब आधा बॉन्ड टाइप है, ठीक है। और यहां पर बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसका मतलब है वाई कम होगा और एक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ में भी ऐसा ही आपको मिलेगा जनरली कि जो टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी और ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी। सुन ले फिर से ध्यान से, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा ट्रेंड, इसीलिए इसको फिट कर ले माइंड में। टर्मिनल बॉन्ड लेंथ और ब्रिज में से ब्रिज बड़ी होती है, क्योंकि ब्रिज जनरली एक एटम से नहीं बन रहा, दो से बन रहा है। तो ये ब्रिज वाला जो है सिंगल वाला पार्ट, ये बड़ा होता है, वीक होता है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन रोटेट होंगे। इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल की बात करी, तो ये जो टर्मिनल वाला एंगल और ये जो ब्रिज वाला एंगल होगा, तो टर्मिनल वाला एंगल क्या मिलेगा? बड़ा। ब्रिज वाला एंगल क्या मिलेगा? छोटा। तो ये कंडीशन आ जा रही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए B2H6 का। मैंने अभी बोला था B2H6 प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बेटा नॉन प्लेनर। तो ये जो 1 2 3 4 ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये दो बोरॉन जो है, टर्मिनल हाइड्रोजन और दो बोरॉन, ये सारे के सारे एक प्लेन पर आते हैं। किस पे आते हैं? एक प्लेन पर। और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन, ये प्लेन पर नहीं है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये नॉन प्लेनर तो है, लेकिन इन B2H6 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द सेम प्लेन। प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे प्लेन होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो वो इस प्लेन पर आएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 एटम प्लेन पर। ब्रिज वाले जो दोनों हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन होगा और बिलो द प्लेन होगा। इस पे पूरा B2H6 का चारों टर्मिनल हाइड्रोजन, दोनों बोरॉन इस प्लेन पर है, ब्रिज ऊपर, ब्रिज वाला नीचे। ये कंडीशन बनेगी। एंगल आप देख लो, ये 120 है और ये वाला एंगल 97, ये एंगल 97 है, तो ये बड़ा था। और बॉन्ड लेंथ में आपको यहां दिखा रखा है, ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ है 134 और टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ है 119। तो ये ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट डाइमर पॉलीमर ऑफ B2H6। कंडीशन हमने समझी। अब कुछ खास बातें और इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो ब्रिज और ब्रिज हाइड्रोजन वाला केस था, सुनना मेरे बात ध्यान से, है ना। B2H6 बनाया अपन ने, ठीक है। B2H6 में इस ब्रिज वाले बॉन्ड में, ये ब्रिज वाला बॉन्ड है ना, ये वाला एक सिंगल ब्रिज वाले बॉन्ड में, ये पूरा जो ब्रिज है, इसमें से अगर इस हाइड्रोजन को हटाना है, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को निकालना है, तो क्या ये हाइड्रोजन एक बोरॉन से जुड़ा हुआ है या दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? बेटा दो से। तो इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए मुझे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को निकालना चाहता हूं, तो ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन केवल एक बोरॉन से जुड़ा है, तो इसको निकालने के लिए मुझे केवल एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ना है, आसान रहेगा, जबकि इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन किसका आसानी से होगा? ब्रिज का या टर्मिनल का? टर्मिनल का, क्योंकि एक ही बॉन्ड तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस हाइड्रोजन को निकालना है, पर निकालने के लिए दो जगह से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बट खैर पहले उससे पहले कुछ पॉइंट जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज sp3, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ल्यूइस एसिड, मैक्सिमम 6 एटम्स बता दिया आपको प्लेन पर होंगे और दोनों ब्रिजिंग एटम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। टेक्स प्लेस, देन मैक्सिमम 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड।
जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप एनसीईआरटी रीड करेंगे जब बोरॉन फैमिली में B2H6 के बारे में, तो वहां सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड मेंशन्ड है। और सब्स्टिट्यूशन में वैसे तो B2H6 में देखें ध्यान से, ये स्ट्रक्चर बन गया B2H6 का, ठीक है ना, दिस इज B2H6। इसमें से ये जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है, टर्मिनल, ठीक है, ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज हो गया। ब्रिज वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करा पाना मुश्किल है, क्योंकि इसको निकालने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जबकि टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट कराना आसान है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, ब्रिज पे होगा या टर्मिनल पे होगा, टर्मिनल पे। और कितने टर्मिनल है, 4। इसीलिए जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा B2H6 में, मैक्सिमम 4 टर्मिनल हाइड्रोजन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड 1 by 1। पहले एक का सब्स्टिट्यूशन है ना, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। देखें रिएक्शन आपको देखिए, B2H6 का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराया, RX से कराया, B2H2CH3 4HCl। क्या हुआ इसमें, 4 मोल आपने RX लिया। क्यों, क्योंकि 4 बार सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब हुआ क्या, देखें जैसे ही CH3Cl यहां आया, तो बेटा ये Cl H पे अटैक कर देगा, क्या निकल जाएगा, HCl। क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है ना। और ये CH3 यहां पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब जैसे ही एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, सुनना मेरी बात, देखना ध्यान से, जब भी एक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो देखें क्या हो जाएगा। पहला CH3Cl आया, एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटके यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, CH3। कौन आ जाएगा बेटा, CH3। तो पहला क्वेश्चन, इस पे क्या क्वेश्चन बनते, सुनना, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद डाइबोरेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है, यस। सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, टर्मिनल पे, ब्रिज को छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बना, B2H5CH3। क्या B2H5, सुनना मेरी बात, क्या B2H5CH3 फॉर्म हो सकता है, यस हो सकता है ना। 1 मोल CH3 का अगर CH3Cl का रिएक्शन करा है, अब 4 मोल में से एक और मोल ले आओ, एक और मोल ले आओ, तो बेटा एक और मोल आने पर क्या हो जाएगा, एक और टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल हटा दो, और इसके बाद यहां पर क्या लग जाएगा, एक और CH3 और एक HCl बाहर। क्या B2H4CH3 ट्वाइस, B2H4CH3 ट्वाइस, क्या ये भी बन सकता है, यस, है ना, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। फिर एक और मोल CH3Cl का रिएक्शन करवा दिया, अटैक करवा दिया, तो बेटा एक और मोल रिएक्शन होने पे एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और एक और CH3 आ जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, B2H3CH3 थ्राइस। क्या ये फॉर्म हो सकता है, यस, ये भी फॉर्म हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। और इसी तरीके से जब चौथा अल्काइल हैलाइड आएगा तो बेटा यहां भी CH3 आ जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिलेगा B2H2CH3 4 टाइम्स। क्या मिल जाएगा, B2H2CH3 4 टाइम्स, जो कि आपका ये प्रोडक्ट है। जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो कौन सा हाइड्रोजन है, ब्रिज, जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा होगा, तो ये प्रोडक्ट्स है। अब आपको एग्जाम में क्या दे देगा, क्या यहां पर B2HCH3 5 या B2CH3 6 बना पाऊंगा मैं, नहीं, क्योंकि 5 या 6 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बचे हुए 2 ब्रिज हाइड्रोजन है इनका RX के साथ आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा पाएंगे। आगे बात समझ में बेटा, यस। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया B2C2CH3 4 टाइम्स का, ठीक है। चलिए अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। देखिए डाइमर पॉलीमर में सेकंड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है BeH2 का डाइमर। सुनना मेरी बात ध्यान से, BeH2 के लिए और BeCl2 इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए 2 कंडीशंस हैं। BeH2 का हम लोग डाइमर भी पढ़ते हैं और पॉलीमर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। BeH2 का डाइमर, BeH2 का पॉलीमर, सेम विद BeCl2। BeCl2 का भी डाइमर भी आएगा और पॉलीमर भी आएगा। क्या आएगा, पॉलीमर भी आएगा। क्यों आएगा, BeH2 का स्ट्रक्चर सोचे, इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 2 में से अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करेगा क्या बना लेगा, डाइमर, और 2 वेकेंट ऑर्बिटल का यूज कराएगा तो क्या बनाएगा, पॉलीमर। सेम हियर, sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, 2 p बचे हुए, एक का यूज करेगा डाइमर, दोनों का यूज करेगा पॉलीमर, ठीक है। अब सुने, इनमें से दोनों में कॉमन बातें हैं। BeH2 का जो या BeCl2 का जो डाइमर है वो कौन से फॉर्म में मिलेगा बेटा, वेपर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, वेपर। और ये जो पॉलीमर्स हैं ये कौन से स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट, है ना। तो कभी BeH2 दे दे सिर्फ और डाइमर पॉलीमर मेंशन ना करे, वेपर स्टेट बोल दे, समझ जाना डाइमर की बात है। सॉलिड स्टेट बोल दे, समझ जाइएगा किसकी बात है, पॉलीमर की बात है ना। दोनों को पहले 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं, फिर उन पे आएंगे, चेक करते जाइएगा, ठीक है। BeH2 का डाइमर है वेपर फॉर्म में।
पहले BeH2 का मोनोमर देख ले, है ना, ये BeH2 है, डाइमर तो दे रखा है, ये मोनोमर है। बताइए बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। याद करिए डाइमर या पॉलीमर दो तरीके से बनते हैं। कैसे कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए और वेकेंट ऑर्बिटल से। क्या बेरिलियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसने वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू डाइमर या पॉलीमर बनाया होगा, ये हमको पहले पता चल गया। ठीक है, अब सुने, साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो वेकेंट ऑर्बिटल वाले केस में अगर साइड एटम हाइड्रोजन आ जाता है तो कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। जब भी डाइमर बनेगा, सुनना, डाइमर के लिए बोल रहा हूं, पॉलीमर के लिए नहीं, जब भी डाइमर बनेगा आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ कितने बनाना बॉन्ड है, तो हमेशा 2 ही होंगे, ऐसा और ऐसा, ऊपर और नीचे 2 ही बनाना बॉन्ड बनते हैं डाइमर के केस में। पॉलीमर में आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पॉलीमर की तो चेन इनफाइनाइट होगी, तो कितने बनेंगे वो तो एन पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर ये बात आ गई, कितने बनाना बॉन्ड होंगे? 2 बनाना बॉन्ड होंगे, है ना। नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? 2, फिक्स है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे बात करता हूं। BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? यहां पर sp डाइमर बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन 1 से बढ़ जाता है और 1 से बढ़ के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, sp2 क्या बनेगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब मॉलिक्यूल जो बन के आने वाला है वो प्लेनर बन के आएगा। ये बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। आगे बात समझ में? ये आप डायरेक्टली कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। BeH2 बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहला बेरिलियम है हाइड्रोजन के साथ, ये पहला BeH2 मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, sp का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, तो मैं ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में जा रहा हूं, 1 2 और इधर ट्राइंगल फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो मोनोमर आया Be के साथ H और Be के साथ H, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अभी ये 2 मोनोमर है पर इन्होंने डाइमर बनाया। अब डाइमर 2 तरीके से बनते हैं, अनपेयर्ड से या वेकेंट से। अनपेयर्ड तो है नहीं बेरिलियम के पास दोनों जगह, तो अब ये किससे बनाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल से बनाएगा। बेरिलियम के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? कितने वेकेंट ऑर्बिटल है? 2, पर 2 में से अगर ये 1 का यूज करे केवल, है ना, 1 का यूज करेगा तो डाइमर बनेगा। ये भी 1 का यूज करेगा तो क्या बनेगा? डाइमर। अब सुनना, ये बेरिलियम ने अपने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर दिया। क्या हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर नहीं है, फिर भी इसने ब्रिज तो बनाया। ये हाइड्रोजन दोनों सेंट्रल एटम को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, मतलब ये ब्रिज बनाने का काम करेगा। तो ब्रिज बनाने का काम करेगा मतलब ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन। सेम ये हाइड्रोजन भी दोनों बेरिलियम के बीच में ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, फिर भी बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए क्या जुगाड़ लगाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां रख देगा, यहां से उठाकर यहां रख देगा। देखें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये हटा दिया मैंने। अब देखें, ड्रॉ करता हूं वापस, यहां पर और यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, देखें, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रहने दिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ताकि इससे भी बॉन्डिंग बन जाए और इससे भी बॉन्डिंग बन जाए, तभी तो ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। यहां पर बॉन्डिंग बन जाए, यहां पर भी बॉन्डिंग बन जाए, ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखो, इस ब्रिज के फॉर्मेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं, ये वाला जो ब्रिज है, देखो, हाइड्रोजन बेरिलियम बेरिलियम, कितने एटम आ रहे? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 2। इसका मतलब है कौन सा बॉन्ड होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। और नीचे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला केस BeH2, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो फिर इसके बारे में पूछे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, जैसा पिछले में लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे? 2। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, पहले हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp, है ना, पहले कितना था? sp, पर जैसे ही डाइमर बनेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। बेरिलियम को देखो, 1 2 3, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर, ठीक है। ऑक्टेट के बारे में बताइए, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के बारे में भी लिख लेंगे कि ऑक्टेट इज स्टिल इनकंप्लीट। क्या हो जाएगा? इनकंप्लीट। आगे बात समझ में बेटा? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डाइमर की बात हुई। अभी भी क्या बेरिलियम के पास एक और खाली डब्बा बचा हुआ है? यस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अभी एक और डब्बा खाली है, उसका इन्वॉल्वमेंट करेगा तब पॉलीमर बनेगा, उसके ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp2। देखें, अब आ रहे हैं इसके पॉलीमर में।
किस पे आ रहे हैं? पॉलीमर पे। ध्यान से देखना है ना। बेरिलियम, सुनना, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन मोनोमर फॉर्म में क्या था? sp, है ना, ये था sp हाइब्रिडाइजेशन था। BeH2 प्लेनर, लीनियर, है ना, लीनियर होगा। तो ये बेरिलियम का यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये लीनियर हो गया BeH2, ऐसा है ना। लाइंस बनाते जा रहा हूं, देखते जाइएगा। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, समझ लो, यहां भी यूनिट है और यहां भी यूनिट है, क्योंकि पॉलीमर की बात कर रहे हैं। इस बेरिलियम के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा? 2। एक वेकेंट ऑर्बिटल, दूसरा वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक वेकेंट, दूसरा वेकेंट, इसके पास एक वेकेंट, दूसरा वेकेंट, ठीक है। अब सुनिए, 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, जैसे इसको देखो, ये सेंटर में तो समझना आसान है। 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, यहां से भी बॉन्ड बना सकता है। क्या इन हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर है? नहीं। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये इसके साथ ब्रिज बनाएगा और ये भी इसके साथ ब्रिज बनाएगा, ये इसके साथ ब्रिज बनाएगा, ये इधर जो अगला BeH2 होगा उसका हाइड्रोजन इसके साथ ब्रिज बनाएगा, ऐसे ही ये इसके साथ ब्रिज बनाएगा, और इधर जो अगला BeH2 होगा, ध्यान से देखो, ऐसा है ना, उसका हाइड्रोजन इसके साथ ब्रिज बनाएगा। तो ये इस तरह से एक चेन बनती जाएगी ब्रिज बॉन्ड की। और इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर 2 में से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो मतलब यहां पर अल्टीमेटली यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन सब जगह, हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो अब देखो, BeH2 में क्योंकि एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन का काउंट तो उतना ही रहेगा। BeH2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आप देखो, एक बेरिलियम के साथ 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट ही आ रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और आप देख सकते हो एक बेरिलियम ने 4 तरफ से बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3। और हम जानते हैं कि मोनोमर यूनिट में BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp, और sp से अगर पॉलीमर बना रहा है तो 2 से हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? sp3, वही आ रहा है sp3। sp3 प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसके अलावा कितने ब्रिज बॉन्ड्स बनेंगे ये बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। हाँ, कौन सा बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 है या 3 सेंटर 4 है, तो वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बनाना बॉन्ड ही बना होगा। इस तरह से बात आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और सॉलिड स्टेट में, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। स्ट्रक्चर एक शो कर दिया यहां पर, मैं हटा दे रहा हूं इसको, तो आप जब ड्रॉ करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, नॉन प्लेनर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल।